फर्स्ट सवाल यही पूछते हैं कि क्या हम रेडिएशन के बाद रेडियो एक्टिव हो जाते हैं? बिल्कुल गलत है। रेडिएशन के बाद क्या हम बच्चों के साथ घुल मिल के रह सकते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन के पास जा सकते हैं? एक ही प्लेट में खाना खा सकते हैं? यस, बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं हमको कि क्या रेडिएशन स्किन को बर्न कर देता है? यंग गर्ल, प्रॉब्ली 7 to 8 years ओल्ड, शी वॉज हंसती खेलती लड़की थी, स्कूल जाती थी, शायद वो सेकंड स्टैंडर्ड में, ऐसा लगता है। पेरेंट्स हमारे पास आए कि बोलने लगे कि लड़की को, बच्ची को बेसिकली चक्कर सा होता है बार बार, और बार बार अपने अपने चलते गिर जाती है, या कभी शी क्राइज विद अ हेडेक। तो हमने जब एमआरआई किया वो लड़की का, ऑब्वियसली एमआरआई में दिखा कि देयर इज़ अ पीनियल ग्लैंड में एक मास बैठा था ना। वी डिडंट नो व्हाट दैट मास इज, और ऑन टॉप ऑफ दैट द कंफ्यूजिंग पार्ट वाज वो मास के पास एक कॉम्प्लेक्स वेजल्स का मास था, दैट वी कॉल इट इन इंग्लिश में हम आर्टीरियो वीनस मालफॉर्मेशन बोलते हैं, एवीएम था। तो दोनों एक ही साथ एग्जिस्टिंग, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट कि हम क्या ट्रीट करें। देन वी रेडिएटेड हर with a craniospinal radiation to the brain and also the entire spine. Maybe 7-8 months के बाद हमने फिर MRI किया तो AVM ऑलमोस्ट डिजॉल्व हो चुका था, पीनियल ग्लैंड ट्यूमर भी गया था। शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल वेरी हैप्पी। जैसे कि मैं बोलता हूँ, अगर वॉइस को प्रिजर्व करना है, जैसे कि हम ओकल कॉर्ड्स में कैंसर है तो, और अगर रेक्टल कैंसर है जिसको हम ऑर्गन को प्रिजर्व करना चाहते हैं, रेडिएशन कीमो से उसको श्रिंक करते हैं, बाद में ऑपरेट करते हैं जिससे ऑर्गन को प्रिजर्व करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विचारकर यानी कि वीके, और आज हमारे साथ है डॉक्टर संजय हुनगुनमठ, जो कि बहुत ही मशहूर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है। सर, वेलकम 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 टू द शो। थैंक यू वीके। सर, तो पहला सवाल ये है कि रेडियोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? वेल, रेडियोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में इतना ही फ़र्क है कि दोनों एक्सरे यूज़ करते हैं, दोनों पेशेंट्स को डायग्नोस करते हैं, बट रेडियोलॉजी जो है वो पेशेंट्स को सिर्फ डायग्नोसिस तक ही सीमित है, वो सिर्फ डायग्नोज ही कर पाता है। वह रेडिएशन ऑन्कोलॉजी वही विधि से ट्रीट करता है, यानी एक्सरेज को हम रेडियोलॉजी में एक्सरे लेते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, सीटी से हम बता सकते हैं कि क्या बीमारी है। लेकिन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का जॉब अलग है, वो वही एक्सरे से थोड़े हाई एनर्जी बीम से पेशेंट्स के कैंसर्स को ट्रीट करता है। सो बेसिकली वन इज अ डायग्नोस्टिक मॉडलिटी और दूसरा है थेरेपेटिक मॉडलिटी। किन मरीजों को रेडिएशन की जरूरत होती है और क्यों? वेल, सभी कैंसर्स को ऑलमोस्ट, अगर आप मुझे पूछेंगे, लगभग 60 to 70% ऑफ कैंसर्स को रेडिएशन थेरेपी लगता है एट सम पॉइंट ऑफ देयर ट्रीटमेंट टाइम। रेडिएशन थेरेपी हम यूज़ करते हैं सर्जरी के बाद, जब थोड़ा रेसिडुअल बाकी हो या मार्जिन पॉजिटिव हो, या फिर हम जिन पेशेंट्स को सर्जरी नहीं कर पाते, जैसे कि मैं बोलता हूँ अगर वॉइस को प्रिजर्व करना है, जैसे कि हम ओकल कॉर्ड्स में कैंसर है तो, और अगर रेक्टल कैंसर है जिसको हम ऑर्गन को प्रिजर्व करना चाहते हैं, रेडिएशन कीमो से उसको श्रिंक करते हैं, बाद में ऑपरेट करते हैं जिससे ऑर्गन को प्रिजर्व कर पाते हैं। इनफैक्ट पोस्ट सर्जरी सभी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को, जिनको ब्रेस्ट को कंजर्व किया जाता है, उन सबको रेडिएशन की आवश्यकता होती है। सर, रेडिएशन से जुड़ी कौन सी 3 सबसे आम गलतफहमियां यानी कि मिथ है जिन्हें आप आज दूर करेंगे? वेल, बहुत सारे हैं, मगर आप मुझे सिर्फ 3 पूछेंगे तो लेट मी टेल यू, क्लिनिक में जब लोग आते हैं तो फर्स्ट सवाल यही पूछते हैं कि क्या हम रेडिएशन के बाद रेडियो एक्टिव हो जाते हैं? बिल्कुल गलत है। रेडियो एक्टिव नहीं होते। जैसे आप रेडिएशन रूम से बाहर जाते हैं, देयर इज़ नो रेसिडुअल रेडिएशन इन योर बॉडी, यू आर फ्री टू रोम अराउंड, फ्री टू गो टू होम, मॉल, खाना खाओ, बाहर जाओ, होटल में जाओ, कहीं पे भी जा सकते हैं। द सेकेंड मिथ इज़ बेसिकली रेडिएशन के बाद क्या हम बच्चों के साथ घुल मिल के रह सकते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन के पास जा सकते हैं, एक ही प्लेट में खाना खा सकते हैं? यस, अगेन दैट्स अ मिथ जो पीपल बोलते हैं कि प्रेग्नेंट वुमन रेडिएशन से दूर रहे, बच्चों के पास ना जाए, तो ये सब गलत है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथ इज, बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं हमको कि क्या रेडिएशन स्किन को बर्न कर देता है? एब्सोल्युटली नॉट। सी, रेडिएशन एक्ट करता है, टोल्ड यू, रेडिएशन एक्सरे ट्रीटमेंट है जो एकदम हाई एनर्जी एक्सरे हम कैंसर्स को ट्रीट करते हैं, लेकिन वो टाइम पे स्किन के ऊपर थोड़े बहुत रिएक्शंस होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत काला पड़ जाना, थोड़ा बहुत लाल हो जाना, एपिथेलियल थोड़ा डैमेज हो जाना, बट दोज आर ऑल टेम्पररी साइड इफेक्ट्स। वी आर ऑल ब्राउन स्किन पीपल, इंडियंस, हमारे स्किन में मेलेनिन होता है जो रेडिएशन से रिएक्ट करता है और थोड़ा स्किन चेंजेस होता है, बट दिस आर ऑल टेम्पररी चेंजेस। रेडिएशन के बाद
कोई भी स्किन रिएक्शंस हो मैक्सिमम 15 to 20 डेज में बिकम्स क्वाइट नॉर्मल। क्या रेडिएशन से कोई साइड इफेक्ट होते हैं और सबसे आम साइड इफेक्ट कौन सा होता है और मरीजों की आप इसमें क्या मदद करते हैं? देखिए अगेन रेडिएशन का साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी की तरह नहीं है या सर्जरी की तरह नहीं है, इट्स नॉट जनरलाइज्ड टू बी वेरी स्पेसिफिक। रेडिएशन साइड इफेक्ट्स आर साइड डिपेंडेंट। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल एक दो तीन कैंसर्स की बोल सकता हूँ। जैसे हम ब्रेन का रेडिएशन लेते हैं, तो ब्रेन के रेडिएशन के लिए क्या हो सकता है, मैक्सिमम द एरिया जो मैं ट्रीट कर रहा हूँ वो एरिया का पैची हेयर लॉस हो सकता है, थोड़ा बहुत वीकनेस हो सकता है, थोड़ा बहुत सर दुखना हो सकता है, हेडेक हो सकता है, क्योंकि सूज के कारण जब हम रेडिएशन देते हैं। वही अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करूंगा तो साइड इफेक्ट्स का प्रोफाइल अलग हो जाता है। जब ब्रेस्ट कैंसर हम ट्रीट करते हैं तो अगेन स्किन रिएक्शन जैसे इट इज़ मोस्ट कॉमन, पिगमेंटेशन हो जाता है स्किन में, और थोड़ा बहुत हार्ट को थोड़ा डोज लगने से हार्ट टॉक्सिसिटी होता है जो कि लेट टॉक्सिसिटी है। मोस्ट कॉमन अगेन हेड एंड नेक कैंसर जब ट्रीट करते हैं तो बहुत टॉक्सिसिटी है, बट लोगों को घबराना नहीं चाहिए। दीज टॉक्सिसिटीज आर ऑल मैनेजेबल। वी नो व्हाट वी आर डूइंग, डोज लिमिट होता है, हम कैसे ट्रीट करते हैं हमको पता है। जैसे अगर मैं हेड एंड नेक कैंसर ट्रीट करता हूँ तो शायद मुंह में छाले आना, म्यूकोसाइटिस, जिसके लिए हम पेशेंट्स को पहले काउंसिल करते हैं, माउथ वॉश बताते हैं दिन में 5-6 बार करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ वॉश दैट फॉर्म्स अ कोटिंग ऑन द म्यूकस लेयर दैट प्रिवेंट्स द साइड इफेक्ट्स। अगेन स्किन रिएक्शंस और थोड़ा बहुत ड्राइनेस होना, क्योंकि जब भी हम हेड एंड नेक कैंसर्स को रेडिएशन देते हैं तो थोड़ा बहुत पैरोटिड जो है हमारे थूक उत्पन्न करने वाला जो ऑर्गन होता है वो थोड़ा रेडिएशन के फील्ड में आता है, जिसके कारण ड्राइनेस बहुत कॉमन है। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स ऑल्सो से कि हमको एक्सेस सलाइवेशन कभी हो रहा है या फिर टेस्ट नहीं आ रहा है। सो दीज आर ऑल साइड इफेक्ट्स विच इवेंचुअली फेड ऑफ आफ्टर रेडिएशन। नथिंग इज परमानेंट अपार्ट फ्रॉम अगर हम ज़्यादा डोज देते हैं पैरोटिड्स को रेडिएशन के टाइम में तो ड्राइनेस हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, ऑल दिस साइड इफेक्ट्स आर मैनेजेबल। यू शुड टॉक टू योर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। में वही पेशेंट्स को बोलता हूँ, आप रेडिएशन कहीं भी लो, बट टॉक टू रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की कौन से एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, क्रॉनिक है, विच आर गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, और जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्या आप किसी ऐसे मरीज की कहानी सुना सकते हैं जो आपके लिए बड़ी यादगार हो? ऑफ कोर्स, आई कैनॉट फॉरगेट दिस केस। मे बी 3 साल पहले और ऑलमोस्ट 2.5 years पहले, अ यंग मेल केम टू अस, ऑलमोस्ट 25-26 year old. ही वॉज अ सॉफ्टवेयर टेकी, पुणे में काम करते थे, एंड ही अपेरेंटली हैड अ स्वेलिंग इन द ईयर, कान के पास, राइट ईयर के पास एक बड़ा सा स्वेलिंग था, एंड इट वॉज अगेन अ केस ऑफ आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन। वाई मुझे बहुत यादगार है केस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज अ सॉफ्टवेयर टेकी, बहुत कुछ पढ़ा पढ़ा लिखा था, ही न्यू लॉट अबाउट एवीएम, एंड सेकेंड थिंग वॉज एवीएम कान के पास आना इन द एक्सटर्नल इट इज एक्सट्रीमली रेयर, प्रॉब्ली ऐसे केसेस मिलेंगे नहीं आपको अगर आप सर्च भी करोगे। सो ही केम, उसका सर्जरी हो चुका था, सर्जरी के बाद 2 years लेटर अगेन एवीएम ग्रो होना चालू हुआ ईयर के पास। दिस टाइम स्वेलिंग बहुत बड़ा था, कान से लेके ऑलमोस्ट मैंडिबल चीक तक आने वाला था। इनफैक्ट ही केम टू मी सेइंग ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। बेसिकली वो आया, उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, इट वॉज ब्रेकअप हो चुका था बिकॉज मैरिज प्रपोजल्स आगे नहीं बढ़ रहे थे, ही वॉज वेरी टेंस, ही डिडंट नो व्हाट टू डू इन हिज करियर। तो वी ट्रीटेड हिम प्रॉब्ली विथ अगेन अ वेरी स्पेशल प्रोसीजर, जो अगेन स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी था, SRS बोलते हैं, रेडियो सर्जरी। वी ट्रीटेड हिम फॉर 3 days टू दैट फाइन एरिया ऑफ द ear and the mandible area. Then a miracle happened. Even I didn't expect, because surgeons had given up hopes on him. Embolization करना बहुत मुश्किल था, and सब vessels वहाँ पे थे। So almost he came to us after 6 months, slowly respond हो रहा था, vessels almost जो clustered थे open up हो चुके थे, had a good blood supply there, and again we waited for another year, and 1 साल के बाद we did repeated an MRI, swelling जा चुका था, his entire face was almost clean, disfigurement गया था। तो he thanked us so much, and I'll never forget this incident, because he came to us. In fact, he introduced me to his fiancée whom was going to get married, and he was so happy. I mean, his parents thanked us, and it was really truly miracle for him, and even I believe it really worked. See, sometimes I really feel it's not about the machines, it's not about what technique we use or kaise treat karte, it's about the trust which patient has on us, and we deliver back that to them, and that gives us a lot of confidence to go ahead. सर, आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा था? वेल, चैलेंजिंग केस अगर आप बोलोगे तो लेट मी टेल यू, हमने हाल ही में एक पेशेंट को ट्रीट किया था, विच वॉज अ वेरी यंग गर्ल, प्रॉब्ली 7 to 8 years old. शी वॉज हंसती खेलती लड़की थी, स्कूल जाती थी, शायद वो सेकेंड स्टैंडर्ड में थी ऐसा लगता है।
तो शी ऑलवेज वाज वेरी लाफेबल। पेरेंट्स बोलते थे कि हमेशा खुश रहती थी। आई मीन शी यूज्ड टू मेक एवरीवन लाफ, वेरी जॉलियस गर्ल। तो बीच में लास्ट 1 मंथ से पेरेंट्स हमारे पास आए कि बोलने लगे कि लड़की को, बच्ची को बेसिकली चक्कर सा होता है बार-बार, और बार-बार अपने-अपने चलते गिर जाती है, या कभी शी क्राइज़ विद अ हेडेक। तो हमने जब एमआरआई किया वो लड़की का, ऑब्वियसली एमआरआई में दिखा कि देयर इज़ पीनियल ग्लैंड में एक मास बैठा था। नाउ वी डिडंट नो व्हाट दैट मास इज़, और ऑन टॉप ऑफ दैट द कंफ्यूजिंग पार्ट वाज़ वो मास के पास एक कॉम्प्लेक्स वेसल्स का मास था, दैट वी कॉल इट इन इंग्लिश में हम आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन बोलते हैं, एवीएम था। तो दोनों एक ही साथ एग्जिस्टिंग थे, तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट कि हम क्या ट्रीट करें। बेसिकली एवीएम इज़ नॉट अ कैंसर, एवीएम इज़ अ बिनाइन कंडीशन, और एवीएम से क्या हो सकता है, पेशेंट कैन ब्लीड, शी कैन ब्लीड टू डेथ, सो दैट इज़ अ वेरी रिस्की थिंग। और सेकंड चीज़ उसमें एंटैंगल्ड था एक पीनियल ग्लैंड में एक मास, जो कि हमको लग रहा था कि वो कैंसर है, मगर क्या कैंसर था बोलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम यूजुअली बायोप्सी करके निकालते हैं। मगर वो छोटी सी लड़की, 7 से 8 साल की लड़की, उसको स्कल में ड्रिल करके बायोप्सी करके, स्टीरियोटैक्टिक बायोप्सी करके निकालना वाज वेरी चैलेंजिंग। और पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट विलिंग टू नो, आई मीन दे वर टोटली शेल शॉक्ड, उनको पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली एवीएम को हमने पहले ट्रीट करना चाहा बिकॉज दैट वाज लाइफ थ्रेटनिंग, एनी टाइम शी कुड ब्लीड। तो हमने एवीएम के लिए 3 दिन का रेडिएशन दिया, विच इज़ कॉल्ड स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी, विच इज़ अ वेरी हाई डोज रेडिएशन जो जगह पे देते हैं। एंड रेडिएशन हुआ, within 10-15 days again we did an MRI to evaluate, AVM started responding a bit, that was very good, but we were again stuck in a state of mind कि हम अभी वो ट्यूमर का क्या करें, जो है, जो हमको पता भी नहीं कि वो ट्यूमर है कि नहीं। देन लकीली एमआरआई में हमको स्पाइनल, शी ऑल्सो हैड ए स्पाइनल मेट, यानी रीढ़ की हड्डी में पानी में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में थोड़े सेल्स थे। वी डिड ए लंबार पंचर, फाउंड आउट दैट इट वाज देयर इन दोज सेल्स, एंड वो सेल्स को हमने टेस्ट किया, देन इट टर्न्ड आउट टू बी अ जमाइनोमा, which is a very 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 radiation sensitive tumor. So she was very lucky to have, and we had a sigh of relief, क्योंकि AVM भी था और pineal gland tumor भी था, हम क्या कर पाते पता नहीं था। Then we radiated her with a craniospinal radiation to the brain and also the entire spine, and AVM also started responding with that dose. मे बी 7-8 मंथ्स के बाद हमने फिर एमआरआई किया, तो एवीएम ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो चुका था, पीनियल ग्लैंड ट्यूमर भी गया था। शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल वेरी हैप्पी, एंड जिनका कोई इलाज नहीं था, हमको पता नहीं था कि क्या करने वाले थे, वी ऑलमोस्ट गेव अ कंप्लीट क्योर टू दैट पेशेंट। वेरी चैलेंजिंग केस आई वुड से, ट्रीटिंग particularly a pediatric patient that. So thank you, Dr. Sanjay Hungunmat. It was really nice talking to you. एंड आपने बहुत ही हमारे व्यूअर्स को रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के बारे में एजुकेट किया। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर संजय हुनगुनमत, जो कि बहुत ही मशहूर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू। थैंक यू।